अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं, किंगडम पोरोकैरियोटा। किंगडम पोरोकैरियोटा को किंगडम मोनेरा भी कहते हैं। इस लेसन के अंदर हम लोग किंगडम मोनेरा का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग बैक्टीरिया की डिस्कवरी पे बात करेंगे और देन हम लोग जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। किंगडम पोरोकैरियोटा के हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। हम लोगों ने लास्ट जो चैप्टर है वैरायटी ऑफ लाइफ, वहाँ पे हमने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ी थी कि रॉबर्ट विटाकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। उसमें से एक किंगडम मोनेरा भी था और इसको मज़ीद मॉडिफाई किया था मार्गुलिस एंड श्वार्ट्ज़ ने। किंगडम मोनेरा के अंदर या किंगडम पोरोकैरियोटा कह लें, किंगडम पोरोकैरियोटा के अंदर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स रखे जाते हैं जिन्हें हम लोग बैक्टीरिया कहते हैं। ये सारे के सारे पोरोकैरियोटिक सेल्स हैं। पोरोकैरियोटिक सेल्स जो है वो मतलब कि उनके अंदर वाज़िया न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। जो पोरोकैरियोट है ये ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है। ग्रीक वर्ड में प्रोम से मुराद होता है बिफोर एंड कैरियोन्स मीन न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस इवॉल्व होने से पहले के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे पोरोकैरियोटिक सेल्स हैं। अब ये पोरोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस हमें बहुत अच्छे तरीके से पड़ता है कि पोरोकैरियोटिक वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर वाज़िया न्यूक्लियस नहीं होता और यूकैरियोटिक वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर वाज़िया प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। अब वो जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल तो मौजूद होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स, लेकिन उनके वो जो क्रोमोसोम होते हैं वो ट्रू क्रोमोसोम नहीं होते। वो साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरे हुए होते हैं। वो क्रोमोसोम के गिर्द कोई न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं होती जो एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस की शक्ल दे रही होती है या न्यूक्लियस को प्रोमिनेंट कर रही होती है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा उनके इर्द गिर्द जो होती है वो न्यूक्लियर इन्वेलप मौजूद होती है जो एक न्यूक्लियस को शेप दे रही होती है या न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को वाज़ा कर रही होती है। किंगडम पोरोकैरियोटा इज़ आल्सो नोन एज किंगडम मोनेरा। कि किंगडम पोरोकैरियोटा का जो दूसरा नाम है इसको हम लोग किंगडम मोनेरा भी कहते हैं। हम बैक्टीरिया की बात करते हैं। हमें ये तो पता है कि बैक्टीरिया जो होते हैं ये सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। उन्हें किंगडम पोरोकैरियोटा में रखा जाता है जिसको किंगडम मोनेरा भी कहते हैं। अब बैक्टीरिया की जो स्टडी होती है उसको बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। ये माइक्रोबायोलॉजी की सबसे इम्पोर्टेंट शाख है। अब बैक्टीरियोलॉजी कंटेन्स 2 डोमेन्स के इस बैक्टीरिया की स्टडी में 2 डोमेन्स होती है। एक डोमेन को हम लोग यू बैक्टीरिया कहते हैं और दूसरे को हम लोग आर्कियो बैक्टीरिया कहते हैं। यू का मतलब होता है ट्रू और बैक्टीरिया से मुराद बैक्टीरिया ही है। ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। यू बैक्टीरिया से मुराद होता है ट्रू बैक्टीरिया, यानी कि वो वाले बैक्टीरिया जो आज हमारे पास प्रेजेंट फॉर्म में मौजूद है। यानी कि जो प्रेजेंट बैक्टीरिया वो सारे के सारे इस डोमेन में रखे जाते हैं यू बैक्टीरिया के अंदर। दूसरी जो इसकी डोमेन है आर्कियो बैक्टीरिया। आर्कियोबैक्टीरिया ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है एशियंट बैक्टीरिया, यानी कि ओल्ड बैक्टीरिया, कदीम बैक्टीरिया। जो पहले जो बहुत पुराने जो अर्ली डिस्कवर हुए थे बैक्टीरिया उसको आर्कियोबैक्टीरिया के ग्रुप में रखा जाता है। और ये जो आर्कियोबैक्टीरिया ये इंसेस्टर है यू बैक्टीरिया के, यानी कि यू बैक्टीरिया के 4 फादर्स हैं। इसके अलावा जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि आज से 4.6 बिलियन साल पहले ज़िंदगी का आगाज़ हुआ था और ज़िंदगी का आगाज़ एक बैक्टीरिया से हुआ था, सिंगल सेल बैक्टीरिया से हुआ था। तो वो सिंगल सेल बैक्टीरिया वो आर्कियोबैक्टीरिया ही था, उसको आर्कियोबैक्टीरिया का नाम ही दिया जाता है। और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे नई चीज़ें डेवलप हुई, ऑर्गेनिजम्स के अंदर एवोल्यूशन आई, तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये जो आर्कियोबैक्टीरिया फिर ये मॉडिफाई हो गए यू बैक्टीरिया के अंदर। और आज हमारे पास जो बैक्टीरिया मौजूद है वो सारे के सारे यू बैक्टीरिया के डोमेन के अंदर रखे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया कि बैक्टीरिया कैसे डिस्कवर हुआ, किसने डिस्कवर किया और कौन कौन से साइंसदानों ने अपनी कंट्रीब्यूशन की है इसकी डिस्कवरी में।
तो सबसे पहले तो ये बात हम लोग डिस्कस करते चले, जब तक कि माइक्रोस्कोप इन्वेंट नहीं हुआ था तब तक यही नज़रिया था कि जितने भी छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं या तो वो एग्जिस्ट नहीं करते, अगर वो एग्जिस्ट करते भी हैं तो वो आम आँख से देखे ही नहीं जा सकते। लेकिन ये बात तब तक थी जब तक कि माइक्रोस्कोप को इन्वेंट नहीं किया गया था। लेकिन सबसे पहले जो बैक्टीरिया को डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट था वो डच साइंटिस्ट था, उसका नाम था एंटोनी वान ल्योनहुक। 1673 में इसने बैक्टीरिया को रिपोर्ट किया था, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ को। इसने क्या किया था कि इसने जो बारिश का पानी लिया था, बारिश का पानी वो 5 दिन खड़ा रहा है, यानी कि 5 दिन पहले बारिश हुई है, वो बारिश का पानी जमा हो गया किसी गड्ढे वगैरह में। इसने वहाँ से वो पानी का थोड़ा सा सैंपल लिया, उसको अपनी डेवलप की हुई सिंपल माइक्रोस्कोप के नीचे इसने एक ड्रॉप डाल के इसने देखा, उसको ऑब्ज़र्व किया तो इसने देखा कि कुछ छोटी छोटी मखलूक उसके अंदर मौजूद है। उसने इसको प्रोटोजोआ का नाम दिया और साथ में बैक्टीरिया का नाम दे दिया, और फिर बाद में इसने इस मखलूक को इसने एनिमल्क्यूल्स का नाम दिया। अब उसके बाद ये जो एनिमल्क्यूल्स थे इसने तो रेन वाटर में फर्स्टली ऑब्ज़र्व किए थे। एनिमल्क्यूल्स को सबसे पहले उसने रेन वाटर में ऑब्ज़र्व किया था, लेकिन उसके बाद उसने इसको सलाइवा के अंदर यानी थूक के अंदर, सिरके के अंदर और दूसरे सब्सटेंसेस पर भी उसने इन एनिमल्क्यूल्स को ऑब्ज़र्व किया था। अगर आप लोग खुद भी इस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं कि आप कहीं पे गमले वगैरह में या किसी कोई सीवरेज सिस्टम में नाली वगैरह से थोड़ा सा पानी लेके अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो आपको खुद नज़र आएगा कि छोटे छोटे प्रोटोजोआन्स आपको नज़र आते हैं, बैक्टीरिया नज़र आ रही होते हैं। तो इसने भी तब वैसे ही रेन वाटर के अंदर उनको ऑब्ज़र्व किया था और उनको एनिमल्क्यूल्स का नाम दिया था। अब एनिमल्क्यूल्स को कंफर्म किया था लुईस पास्चर ने। आपको पता है कि लुईस पास्चर की भी बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है। लुईस पास्चर ने पास्चराइजेशन का अमल दिया था। पास्चराइजेशन में क्या उसने कॉन्सेप्ट दिया था, इसका ये अंदाज़ा था या इसने ये नज़रिया पेश किया था कि हमारी खुराक जो होती है इसके अंदर कुछ ऐसे एजेंट्स मौजूद होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं जो कि हमारी खुराक को स्पॉइल कर देते हैं। तो इससे बेहतर है कि उनको बॉयल कर लिया जाए ताकि वो हमारी खुराक को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। जैसे कि कच्चा दूध अगर 2-3 घंटे बाहर पड़ा रहे तो उसमें बैक्टीरिया अमल करते हैं और बैक्टीरिया अमल करने के बाद उस दूध को ख़राब कर देते हैं। तो हम जब दूध को बॉयल करते हैं तो उसके अंदर बैक्टीरिया को हम लोग किल कर रहे होते हैं। तो इसने यही पास्चराइजेशन का अमल है कि हीट के ज़रिए हम जो एजेंट्स होते हैं, डिजीज़ कोजिंग एजेंट्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको किल कर देना। इसके अलावा लुईस पास्चर ने साइंस के अंदर और भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की है। इसने मेडिसिन के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की है। इसने डेवलप किया वैक्सीन फॉल कोलेरा के लिए, एंथ्रैक्स के लिए और रेबिस के लिए भी। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया था रॉबर्ट कोक, उसने भी इन एजेंट्स को डिस्कवर किया था। उसने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ प्रपोज की थी। उसने क्या किया था कि एक शीप यानी कि एक भेड़ जो कि एंथ्रैक्स की बीमारी की वजह से मर गई थी, उसने उसके रेड ब्लड सेल्स उसके ब्लड सेल में से उसने रोड शेप जो बैक्टीरिया थे उसको सेपरेट किया था। और इसने फिर बाद में ये आइडेंटिफाई किया कि ये जो बैक्टीरिया ये इसकी बीमारी की वजह बने हैं। उसके बाद इसने फिर ट्यूबरक्लोसिस और कोलेरा वगैरह की बीमारी के जो कोज कर रहे होते हैं बीमारी को जो कोज कर रहे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह, उसको भी इसने ऑब्ज़र्व किया था। फिर उसके बाद इसने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ दी थी कि इसने इस थ्योरी के अंदर इसके मेन पास्टुलेट्स 4 थे। रॉबर्ट कोक प्रेजेंटेड दिस थ्योरी, इट कंटेन्स 4 पास्टुलेट्स। इसके 4 पास्टुलेट है। सबसे पहला पास्टुलेट इसने क्या दिया था कि अ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म कैन ऑलवेज बी फाउंड इन एसोसिएशन विद द गिवन डिजीज़। कि वो कह रहा था कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म बीमार है किसी बीमारी की वजह से या कोई भी वजह है जिसकी वजह से वो बीमार है, तो वो बीमारी पैदा करने वाला एजेंट उसके ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ज़रूर मौजूद होगा। दूसरी उसने क्या बात की थी, ऑर्गेनिज्म कैन बी आइसोलेटेड एंड ग्रोन इन प्योर कल्चर इन लेबोरेटरी। कि वो जो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी की वजह बन रहा है उसको हम लोग इन्फेक्टेड पर्सन है या इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी से अलग कर सकते हैं और उसको लेबोरेटरी के अंदर प्योर कल्चर के थ्रू उसको ग्रो भी करवा सकते हैं। प्योर कल्चर आपको अच्छे तरीके से पता है कि आर्टिफिशियल मीडिया होता है जिसके अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए उसको जो न्यूट्रिएंट्स जो इन्वायरमेंट चाहिए वो सारा वहाँ पे प्रेजेंट होता है ताकि बैक्टीरिया इजीली ग्रो कर सके।
प्योर कल्चर विल प्रोड्यूस डिजीज़ व्हेन इनएकुलेटेड इनटू ससेप्टेबल एनिमल, यानी कि जो प्योर कल्चर के अंदर जो डिजीज़ कोजिंग एजेंट होता है, जब हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आइडेंटिफाई करने के बाद अगर हम लोग किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी के अंदर उस और एजेंट को इनएकुलेट करते हैं तो वो जो एजेंट है वो उस हेल्दी पर्सन की बॉडी के अंदर भी जाके डिजीज़ का बाइस बनेगा। इट इज़ पॉसिबल टू रिकवर द ऑर्गेनिज्म इन प्योर कल्चर फ्रॉम एक्सपेरिमेंटली इन्फेक्टेड एनिमल। अब वो ये कह रहे हैं कि ये भी मुमकिन है, ये बात भी मुमकिन है कि अगर हम जो एक्सपेरिमेंटली इन्फेक्टेड एनिमल है वो ऑर्गेनिज्म या वो एनिमल जिसको हमने खुद ब खुद जानबूझ के एजेंट को इनएकुलेट करके बीमारी कोज करवाई है, उसके अंदर से हम लोग उस एजेंट को सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने के बाद हम लोग उसको प्योर कल्चर के थ्रू दोबारा लेबॉर्ट्री के अंदर ग्रो करवा सकते हैं। ये थी जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ के अहम पास्टुलेट्स। यहाँ पे आपको मैं डायग्राम के थ्रू ज़रा बताती चलूँ। यहाँ पे आपको दो रैट्स नज़र आ रहे हैं। जो राइट साइड पे रैट है वो हेल्दी एनिमल है। जब उसका रेड ब्लड सेल को उसने माइक्रोस्कोप के थ्रू या जो भी ऑब्जर्वेशन की है तो उसने देखा है कि उसके अंदर कोई पैथोजेंस मौजूद नहीं था। पैथोजेंस ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बीमारी पैदा करते हैं या जो डिजीज़ कोजिंग एजेंट्स होते हैं। अब जो डिजीज़ एनिमल था, डिजीज़ एनिमल के ब्लड सेल के अंदर उसने जो बीमारी पैदा करने वाले पैथोजेंस थे उसने देखा, उसको अलग किया। अलग करने के बाद उसको प्योर कल्चर पे ग्रो करवाया है। प्योर कल्चर पे ग्रो करवाने के बाद उसने उन एजेंट्स को आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद ये देखें कल्चरल पैथोजेंस आपको नज़र आ रहे होंगे ये लेफ़्ट साइड पे। कल्चर करवाने के बाद उसने फिर इसको हेल्दी पर्सन के अंदर या अपनी मर्ज़ी का कोई भी पर्सन है या हेल्दी रैट के अंदर इसने उन पैथोजेंस को इनएकुलेट किया। इनएकुलेट करने के बाद इसने देखा कि उसके जब रेड ब्लड सेल्स का मुशाहिदा किया तो इसने देखा कि उस रैट के अंदर भी बीमारी पैदा हो गई थी। अब इसने दोबारा उस रैट जो कि एक्सपेरिमेंटली इसने डिजीज़ कोज करवाई हुई थी रैट के अंदर, उस रैट को लिया। रैट को लेने के बाद इसने उसके ब्लड को सेपरेट किया। ब्लड को सेपरेट करने के बाद वहाँ पे इसने जो पैथोजन था उसको सेपरेट करके इसने प्योर कल्चर पे दोबारा ग्रो करवाया। उम्मीद है कि आज का आपको लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी एम्बिग्विटी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मज़ीद मेरे लेक्चर को या लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट अपने कलीग्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।